अभी आ रहा है, मीटिंग इज नाउ स्ट्रीमिंग लाइव। आ गया? हाँ आ गया। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन बच्चों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनके विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर सुझाव लेते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं और लोगों की आवाज को जनता की आवाज में बदलने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग फिर बैठ रहे हैं और आज हमारे साथ में विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं और मैं उनका परिचय अभी करवाऊंगा, लेकिन उनसे पहले उस परिचय से पहले किसी ने कहा है, परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो जाए, परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो जाए, चलो उस रास्ते पे जो रास्ता साफ और सच्चा हो। तो उसी नीति और उसी नियति के साथ में काम करने वाले साथियों का हमेशा सहयोग, मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। और आज हमारे बीच में मोबाइल क्राइसिस से चिराश्री घोष जी उपस्थित हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आज का जो बहस है, आज की जो चर्चा है, वह एक अच्छे पड़ाव की ओर जाएगा। और आपका जो अनुभव है, मैं परिचय कराना चाहूंगा, चूंकि लगातार 20 वर्षों का अनुभव इनका स्वयं मोबाइल क्राइसिस से रहा है और जुड़ करके और छोटे बच्चों के, खासकर जो 6 वर्ष से छोटे बच्चों के जो मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों के लिए काम किया है, एडवोकेसी किया है और स्टेट लेवल पे भी किया है और नेशनल लेवल पे भी कर रही हैं। तो आप जैसे साथियों का जुड़ना, उनका हमारे साथ में मिलना और साथ ही जो है एक चर्चा में, संवाद में भागीदार बनना, ये हमारे लिए हमारा सौभाग्य होगा, एक सक्षम परिवार का सौभाग्य होगा, सक्षम लाइव का सौभाग्य होगा। साथ ही जो है हमारे साथ में मदन जी हैं। मदन जी को, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, कि मदन जी का एक बहुत बढ़िया अनुभव है, 15 से 16 वर्षों का लगातार बच्चों के साथ में काम करने का अनुभव है। दिल्ली के क्षेत्र में खासकर जो है झुग्गी झोपड़ी एरिया है, जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बाहर से किसी अदर स्टेट से आकर के और दिल्ली में काम करने के लिए आए हुए हैं। तो उन सबके बीच में काम करने का, और खासकर जो ऐसे लोग जो मजदूर हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं दूसरों के घरों में, या निर्माण मजदूर से काम से जुड़े हुए हैं, या कोठियों में महिलाएं काम से जुड़ी हुई हैं, उनके बच्चों की शिक्षा और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। तो आपका भी मदन लाल जी स्वागत है। और साथ ही मोबाइल क्राइसिस का भी स्वागत है कि मोबाइल क्राइसिस ने आप जैसे साथियों को तैयार किया है। वैसे तैयार तो उन्होंने हमें भी किया है, हम भी उस कड़ी के हिस्सा हैं, लेकिन तैयार करके जनता के बीच में एक साथ लाना और चीजों को लगातार रखना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज हम लोग चूंकि हम, जैसा कि हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि आज हमारे बीच में चिराश्री घोष जी हैं और चिराश्री घोष जी के साथ में मदन लाल जी हैं, और हम खास करके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों की मुख्य जरूरतें एवं उनके विकास पर हम चर्चा करना चाह रहे थे। तो हम चाहेंगे कि चिराश्री जी, चूंकि आज पहली बार आप आई हैं लाइव में, तो आप शुरू करें और साथ ही हमें बताएं कि एक तो इस कार्यक्रम से जुड़ के आपको कैसा लग रहा होगा, क्या अनुभव कर रही हैं, दूसरा जो है छोटे बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है। बिल्कुल, धन्यवाद संतलाल जी। सबसे पहले तो मैं संतलाल जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो इस तरह के कार्यक्रम में मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया है उन्होंने। और मैं हम मदन और संतलाल जी, हम लोग एक साथी के रूप में सीखा है, हम लोगों ने साथ पे सीखा है बच्चों के साथ काम करना, और साथ में उन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है। आज जो भी हमारे अनुभव है, हम साथ मिलके सीखे हैं और करके सीखे हैं हम लोगों ने। अधिकतर पढ़ाई एक अलग पक्ष है, पर सबसे ज्यादा सीख मुझे लगता है जब हम जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनसे सबसे ज्यादा हम सीख पाते हैं। और मुझे बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके। और बच्चों की बात अगर हम करें तो आज का जो सत्र है उसमें 2 भाग है, जिसमें पहले हम थोड़ा जरूरतों की बात करेंगे कि बच्चे की क्या जरूरतें हैं, वो मदन हमारे जो साथी हैं वो बातचीत करेंगे। और विकास की जो बात है, बच्चों की अगर विकास की बात, क्या विकास क्या होती है, कितने प्रकार के विकास है, उस पर मैं बात करूंगी। पर बच्चों, क्योंकि हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे हमेशा अदृश्य
है, आप जानते हैं, समाज से, राजनीतिकों से, क्योंकि वो एक वोट बैंक भी नहीं है और वो अपनी बात को अपना रख नहीं सकते। तो बच्चे का मुद्दा को लेना ही अपने आप में बहुत साहस और आपका एक बहुत ही एक अहम भूमिका है इस मुद्दे को जनता तक ले जाने के लिए। तो मैं बहुत बहुत आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी। तो मैं अब शुरू करने के पहले मैं मदन जी को चाहूंगी कि मदन जी इस बच्चों की जरूरतों के बारे में बातचीत करें। धन्यवाद। धन्यवाद चिरश्री जी और संतलाल भाई। और जैसे कि पिछले कार्यक्रम में, अभी ये चौथा जो ईसीडी पे चौथा सत्र है आज हम लोगों का, और पिछले सत्र में हम लोगों ने बातचीत की थी कि मानव जीवन में जो पहले 6 वर्ष हैं उसका क्या महत्व है, और 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसके लिए किस तरह का कार्यक्रम और नीतियां हैं हमारे देश में, उस पर हमने बातचीत की थी। और जैसा अभी संतलाल भाई ने बताया, तो आज का जो विषय है वो है कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी मुख्य क्या ज़रूरतें हैं और उनके विकास के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि हम सभी के अपने बच्चों को लेके और कुछ सपने होते हैं, और हम सब चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो एक कामयाब व्यक्ति बने। ये हम सब लोगों का सपना है, और उसको कामयाब बनाने की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो पहले 6 वर्ष होते हैं, पहले 6 वर्ष का जो अनुभव है बच्चे का, वो बहुत मायने रखता है। उसका जो असर है, पहले 6 वर्ष का जो असर है वो पूरे जीवन भर रहता है। पिछले सत्र में हम लोगों ने इसको अच्छे से समझने की कोशिश की थी। और इसकी शुरुआत जो है वो बच्चे के जन्म से ही हो जाती है, जैसा हम सब लोग जानते भी हैं। और सही समय पर अगर बच्चों की ज़रूरतों की पूर्ति होती है तो उसका संपूर्ण विकास हो पाता है, पूर्ण रूप से उस बच्चे का विकास हो पाता है। इसको आज हम लोग समझेंगे भी और बातचीत भी करेंगे इसके ऊपर, और इसको अच्छे से समझेंगे। बच्चे का अगर संपूर्ण विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, और परिवार का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और वो परिवार और देश दोनों के सपनों को पूरा कर पाएगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा हम लोग देखते हैं कि बच्चों की जब हम ज़रूरतों की बात करते हैं और बच्चों के विकास की बात करते हैं तो इससे हम समझते क्या हैं। इस पे एक सी समझ हम लोग आज चर्चा के माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे आपस में, कि बच्चों की ज़रूरतें और विकास का जुड़ाव क्या है, और बच्चों की ज़रूरतें सही समय पर अगर पूरी होती हैं तो उसका क्या असर बच्चे के ऊपर होता है। तो साथियों, एक सवाल है कि बच्चे की जब हम ज़रूरतों की बात करते हैं तो बच्चों की ज़रूरतों की शुरुआत कब से होती है, और ये जो बच्चों की ज़रूरतें हैं, क्या ये ज़रूरतें ज़िंदगी भर एक जैसी रहती हैं या समय के साथ ये ज़रूरतें बदलती हैं। हमें इसको आज हम लोग बातचीत करेंगे, इस पे हम बातचीत करेंगे। और कब बदलती है बच्चे की ज़रूरतें, इसको हम समझेंगे, और कौन कौन सी मुख्य ज़रूरतें होती हैं बच्चों की, इस पे हम लोग बातचीत आज करेंगे ज़रूरतों वाले सत्र में, और फिर विकास की हम बात करेंगे। तो साथियों, जैसा भी हम सब लोग जानते हैं कि जो बच्चों की ज़रूरतें जो हैं उसकी जो शुरुआत है वो जन्म से ही हो जाती है। बच्चों की ज़रूरतों की शुरुआत जन्म से ही हो जाती है, और समय के अनुसार ये ज़रूरतें बदलती भी हैं। कुछ ज़रूरतें हैं जो बदलती हैं, और कुछ ज़रूरतें हैं जो समान रूप से भी चलती हैं। तो कौन सी ज़रूरतें बदलती हैं और कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो निरंतर चलती हैं, उस पे हम लोग उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम जो 6 वर्ष तक की आयु है उसको उप आयु में विभाजित करके देखेंगे तो शायद हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर हम ज़रूरतों की बात करते हैं तो गर्भावस्था से जन्म तक जो ज़रूरत है बच्चे की, वो एक सी ज़रूरत मानी जाती है। और जन्म से 6 माह तक का जब बच्चा होता है तो कुछ ज़रूरतें बदल जाती हैं, कुछ समान रहती हैं। इसी तरीके से बच्चा जब 6 महीने से बड़ा, जब 7 महीने से और 1 वर्ष तक का होता है तो कुछ ज़रूरतें और बदल जाती हैं, और कुछ ज़रूरतें जुड़ जाती हैं, और कुछ समान चलती हैं। इसी तरीके से 1 वर्ष से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष में कुछ ज़रूरतें बदलती हैं, कुछ समान चलती हैं। और ये जो 6 साल तक की आयु है, उम्र है, इसको हमें अलग अलग उप आयु में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र के अनुसार जरूरतें बढ़ती हैं, कुछ निरंतर चलती हैं और कुछ बढ़ती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको हम उप आयु में बांटकर देखें।
और जो ये विकास की हम बात कर रहे हैं, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें पहला जो आयु वर्ग है वो दूसरे आयु वर्ग के लिए आधार बनता है। अगर हम गर्भावस्था की बात करते हैं, गर्भावस्था अगर अच्छी होगी तो बच्चे का जन्म सही से सुनिश्चित हो पाएगा। और अगर बच्चा 3 साल जन्म से 3 साल बच्चे के ठीक होंगे तो 3 से 6 वाली जो आयु है वो उसमें हेल्प होगी, और 3 से 6 सही होंगे तो स्कूली शिक्षा में बच्चे को मदद मिलेगी। तो हम ये इस माध्यम से सिर्फ मैं ये आप स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक जो आयु है वो दूसरे चरण के साथ मिली हुई है, और एक पहला चरण दूसरे चरण के लिए आधार बनता है। क्योंकि सरकार जब नीतियां बनाती है तो वो आयु वर्गों में बांट देती है कि भाई अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चे की बात कर रहे हैं। अगर हम आईसीडीएस की बात कर रहे हैं तो जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे की बात कर रहे हैं। पर ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और अगर हम लोग जन्म से 6 वर्ष में ध्यान नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो सपना है वो भी अधूरा हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा के लिए जो आधार बनता है वो यही आयु बनती है। इसी तरीके से अगर हम 3 से 6 वर्ष की शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जन्म से 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जन्म से 3 वर्ष में बच्चा स्वस्थ होगा तो 3 से 6 की शिक्षा और बाकी गतिविधियों में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो इस तरीके से हम इससे ये देखते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के लिए आधार बनती है। इसके साथ ही अगर हम जरूरतों की बात करें, मुख्य जरूरतों की, छोटे बच्चों के मुख्य जरूरतों की बात करते हैं, तो इसको समझने के लिए, सरल भाषा में समझने के लिए इसको 2 भागों में हम विभाजित करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, और पिछले कार्यक्रम में भी इस उदाहरण को हम लोगों ने दोहराया था कि अगर हम जरूरतों की बात करते हैं तो 2 हिस्से हैं। एक उदाहरण से अगर हम समझे कि कंप्यूटर में जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरीके से बच्चे की जरूरतें भी 2 पार्ट में होती हैं। अगर हम हार्डवेयर की बात करें, अगर बच्चों की जरूरतों के संदर्भ में अगर हम देखें, तो जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं और साफ सफाई की बात करते हैं, ये मुख्य बच्चों की 5 जरूरतें हैं जिसके बिना बच्चे के विकास संभव नहीं हो सकता। अगर हम पोषण की बात करते हैं तो कैसे ये जरूरतें बदलती हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। जब हम पहली जो जरूरत है पोषण, अगर हम पोषण की बात करते हैं तो गर्भावस्था में हम पौष्टिक आहार की गर्भवती महिला की बात करते हैं। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो हमारा फिर वो जरूरत बदल जाती है कि बच्चे को माँ के पहले दूध की बात करते हैं, 6 महीने तक केवल माँ के दूध की बात करते हैं। बच्चा जब 7 महीने का हो जाता है तब हम ऊपरी आहार की बात करते हैं। तो इस तरीके से उम्र के साथ साथ जो है बच्चे की कुछ जरूरतें निरंतर चलती है और कुछ बदलाव भी होता है। इसी तरीके से जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में बच्चे का टीकाकरण, बच्चे के स्वास्थ्य जांच, वजन, इस तरीके से जितनी भी जरूरतें होती हैं वो स्वास्थ्य का हिस्सा होती हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शुरुआत जो होती है वो बच्चे के साथ, शिक्षा की जब हम शुरुआत बात करते हैं तो जन्म से ही हो जाती है, और वो जब बच्चे के साथ हम प्यार दुलार और बातचीत करते हैं तो वो एक माध्यम होता है बच्चे के साथ शिक्षा का, शुरुआत होती है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है या जन्म से ही हम लोग खेल खिलौने बच्चे को देते हैं, और फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा 2-3 साल का होता है तो खेल खेल में हम शिक्षा की बात करते हैं, और फिर हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे की जो है जरूरतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है और कुछ चीजें निरंतर चलती है। बच्चे की जब हम साफ सफाई वाली जरूरत की बात करते हैं तो बच्चे के शारीरिक सफाई की बात करते हैं, घर की सफाई की बात करते हैं, आसपास के वातावरण की सफाई की बात करते हैं। जब हम बच्चे की सुरक्षा की बात करते हैं तो बच्चों को दुर्घटना से बचाने की बात करते हैं। जो असामाजिक तत्व से बच्चे को कैसे सुरक्षित किया जाए उसकी बात है। कीड़े मकोड़े और जानवर वगैरह जो हैं, जो बच्चों को हानि ना पहुंचा पाए, उससे कैसे हम सुरक्षित बच्चे को रखें। तो ये मुख्य 5 जरूरतें हैं जिसके बिना बच्चे का विकास संभव नहीं हो सकता, और हमें इसको बिल्कुल आयु अनुसार देखने की जरूरत है, और जन्म से 6 वर्ष के बच्चों को भी उप आयु में देखने की जरूरत है। और सरकार को भी कार्यक्रम बच्चों को उप आयु में विभाजित करके ही अगर सरकार कार्यक्रम बनाती है तो शायद ठोस तरीके से बच्चे के विकास को हम सुनिश्चित कर सकते हैं।
दूसरी बिल्कुल, तरफ जब हम मदन जी यहाँ पे एक जी सवाल आ रहा है लोगों की तरफ से। एक तो माही मलिक ने लिखा है कि बच्चों के पोषण के लिए कि पोषण के लिए उनके खान पान के लिए बात की गई है, एक तो उन्होंने इसके बारे में कहा है थोड़ा सा। और दूसरा एक सवाल है, एक आया हुआ है ऋतु का, उन्होंने लिखा है कि इसके पारिवारिक भूमिका क्या है, जो ये 5 आप बिंदु बता रहे हैं, इसमें पारिवारिक भूमिका किस तरह निभाई जा सकती है, लोगों की सहभागिता किस तरह, परिवार की और आस पड़ोस के लोगों की सामाजिक जो सहभागिता है वो किस तरह निभाई जाती है, उनको जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम जी चाहेंगे कि आप उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। जी। तो देखिए, ये पोषण की अगर हम बात करते हैं तो पोषण गर्भावस्था से ही, बच्चे की अगर हम बात करें तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। और जब हम गर्भवती महिला को के खान पान और पौष्टिक संतुलित आहार की बात करते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत माँ के दूध की बात करते हैं और 6 महीने तक केवल माँ के दूध की बात करते हैं। 6 महीने के बाद फिर ये बात आती है कि भाई बच्चे को माँ के दूध से बच्चे की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि बच्चे की भूख बढ़ती है। तो फिर बात होती है कि भाई बच्चों को थोड़ा थोड़ा हम ऊपरी आहार शुरू करें बच्चे को। और उसमें भी ऊपरी आहार की जो शुरुआत है वो ये बोला जाता है कि भाई बच्चे को ऐसी सॉफ्ट चीजें जैसे केला है, या गाढ़ी दाल दाल जो है, वो तरल चीजें जो आसानी से बच्चा सटक पाए, उससे हम उसकी शुरुआत करें। और धीरे धीरे फिर वो मात्रा बढ़ाने की बात आती है। तो इस तरीके से बच्चे के पोषण की हम लोग बात करते हैं। और जो दूसरा सवाल जो है, जिसमें आपने कहा कि इसमें परिवार की क्या भूमिका होती है, तो परिवार की बहुत अहम भूमिका होती है बच्चों की इन 5 जरूरतों की पूर्ति के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि परिवार के साथ साथ समाज की भी और सरकार की, ये तीनों की ही भूमिका होती है। क्योंकि कुछ कुछ जरूरतें ऐसी हैं जिसकी पूर्ति शायद परिवार कर सकता है, पर कुछ जरूरतें ऐसी हैं जो परिवार अपनी आप में पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे अगर हम स्वास्थ्य, एक एग्जाम्पल के तौर पे स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के लिए परिवार को सरकार पे निर्भर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवार स्वयं बच्चे का टीकाकरण नहीं कर सकता, परिवार स्वयं बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे सकता। तो उसके लिए सरकार की भागीदारी अनिवार्य है। तो और पोषण की अगर हम बात करें तो पोषण पे भी कुछ हद तक तो परिवार और सरकार दोनों ही उसके लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में परिवार, सरकार और समाज, सभी लोग पूरे समान रूप से सभी की भागीदारी बनती है। क्योंकि जो सुरक्षा का चक्र है वो सिर्फ परिवार सुनिश्चित नहीं कर सकता, समाज और सरकार सबको हाथ मिलाना पड़ेगा, तभी बच्चा सुरक्षित हो पाएगा। तो इस तरीके से सभी लोगों की भागीदारी के बिना बच्चे के जब हम विकास की बात करते हैं और जरूरतों की पूर्ति की बात करते हैं, वो संभव नहीं हो सकती। दूसरी बात, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, और साफ सफाई और सुरक्षा की बात करते हैं, इस पे तो फिर भी ध्यान जाता है, पर जो सॉफ्टवेयर है जो बहुत महत्व रखता है बच्चे के व्यक्तित्व को बनाने के लिए, जो बच्चे का व्यक्तित्व है उसके निर्माण में ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही महत्व रखता है। जिसमें मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ हम बात करते हैं प्यार दुलार, बच्चे के साथ प्यार दुलार की बात करते हैं, बच्चे को प्रोत्साहन की बात करते हैं, बच्चे को मौके देने की बात करते हैं, बच्चे के आत्मविश्वास बढ़ाने की बात करते हैं। तो जो ये आत्मविश्वास की बात हम कर रहे हैं, मौका देने की बात कर रहे हैं, प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, प्यार दुलार की बात कर रहे हैं, ये भी बच्चे की बहुत महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, जो कि कई बार परिवार जानकारी के अभाव में, कई बार समय के अभाव में ये चीजें पूरी नहीं हो पाती है। और अगर बच्चे की किसी भी जरूरत में छूट होती है तो उसका जो असर है बच्चे के संपूर्ण विकास पर होता है और उसकी भरपाई पूरे जीवन भर नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की जरूरतों की पूर्ति के लिए एक एडल्ट व्यक्ति चाहिए, जो एक एडल्ट व्यक्ति की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, जो कि बच्चों की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जरूरतों की पूर्ति वो सही समय पे कर सके। तो ये बहुत महत्व रखता है। और ये चुनौती संतलाल जी और ज्यादा हो जाती है उन परिवारों में, ये जो सॉफ्टवेयर वाली चुनौती है वो ज्यादा हो जाती है उन परिवारों में जहां पर माता पिता दोनों कामकाजी हैं, दोनों काम के लिए बाहर चले जाते हैं। वो बच्चों का हार्डवेयर, खाना पीना पानी तो रख जाते हैं बच्चे के लिए, वो तो रख के चले जाते हैं कि चलो ठीक है बच्चा खा लेगा या पड़ोसी दे देगा, पर जो ये सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा है, जो प्यार दुलार की बात कर रहे हैं,
जो प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, जो मौका देने की बात कर रहे हैं, उससे वो बच्चे वंचित हो जाते हैं और उनका जो असर है उनके ऊपर पूरे जीवन भर पड़ता है। इसीलिए बार बार ये हम लोगों की मांग होती है कि खास तौर पे जो कामकाजी परिवार है उनके बच्चों के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्त देखरेख करता होना अनिवार्य है, ताकि उन बच्चों का भी विकास सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल मदन जी, यहाँ पे 2 प्रश्न लगातार जो है रितु रानी ने किया है। रितु रानी एक तो ये पूछ रही है कि जो बच्चे कुपोषित हो रहे हैं उनका क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल इन्होंने और भी जोड़ा है कि यहाँ पे कि कुछ बच्चे हैं जो कुपोषित हैं और 5 माह का बच्चा है लेकिन उसे अब सभी पोषण नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप उनको मार्गदर्शित करें। जी जी, देखिए अगर कुपोषण की अगर हम बात करते हैं, और हम सब लोग इस बात को अच्छे से भी जानते हैं कि कुपोषण की जब हम बात करते हैं तो कुपोषण कई कारणों से कुपोषण होता है। और मेन जो कारण है जिसमें खाने पीने की जब बच्चे के साथ कमी हो जाती है, जो उसको जिस मात्रा में उसको खाना चाहिए, जो संतुलित आहार उसको चाहिए, वो अगर नहीं मिल पाता है तो सबसे बड़ा कारण है कि उससे कुपोषित हो जाता है। दूसरा, साफ सफाई, पानी और आसपास का वातावरण, ये सब भी कुपोषण का कारण है। अगर बच्चे को बेसिक सर्विस जो सुविधाएं हैं वो अगर पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रही है, अगर बस्ती में पानी जिस तरीके का आ रहा है, बच्चा अगर दूषित पानी पी रहा है और उससे उसका पेट खराब हो रहा है, बार बार दस्त लग रहा है, बच्चा परेशान है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कुपोषण का कारण है। इसके साथ ही देखरेख के अभाव में भी बच्चा कुपोषित हो जाता है, देखरेख के अभाव में भी कुपोषित हो जाता है। तो विभिन्न कारण हैं कुपोषण के। तो इसके 2 चीजें हैं, एक तो देखरेख की जो हम बात करते हैं कि बच्चे की प्रॉपर तरीके से सही देखरेख, उचित तरीके से देखरेख और पर्याप्त तरीके से उसको पोषाहार मिले, और उसके साथ ही उसको स्वास्थ्य, अगर बच्चा बहुत ज्यादा कुपोषित है तो उसको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलना अनिवार्य है। और इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली में एनआरसी की व्यवस्था की है, जिसमें बच्चे जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको 11 दिन वहीं पर रखा जाता है, और वहीं पर उनकी जो है पूरी देखरेख, खान पान और पूरा उसकी स्वास्थ्य की पूरी निगरानी रखी जाती है। और बच्चा जब स्वस्थ हो जाता है तो उसको घर भेज दिया जाता है, और वहां पर माँ भी उसके साथ रह सकती है। और एक प्रावधान एनआरसी में ये भी है कि अगर माँ वहां पर 10-11 दिन काम छोड़ के रहती है तो वहां पर उसकी जो दिहाड़ी का कुछ जो है राशि वो भी भुगतान किया जाता है। तो पर अभी ये कहा जा रहा है कि कुपोषण को हम घर पर ही सही तरीके से देखरेख करके और उसको कम किया जा सकता है, उसके खतरे को कम किया जा सकता है। बिल्कुल मदन जी, बिल्कुल सही कहा। शायद रितु जी आपको जवाब मिल गया होगा, और कुछ चीजें हम भी जोड़ रहे हैं कि यदि आपके क्षेत्र में अगर कोई बच्चा है ऐसा, तो आप कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके उस बच्चे को आंगनवाड़ी से मैं रजिस्टर्ड करवाओ तुरंत। और साथ ही जो है आंगनवाड़ी के माध्यम से आप एनआरसी भी उनको भेज जा सकता है। अगर वो एनआरसी वो नहीं जा पा रही है, आंगनवाड़ी नहीं जा रही हैं, नहीं सुन रही हैं, तो आप जो है खुद बच्चे के माँ बाप से मिलकर के उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो एनआरसी तक पहुंच पाएं, वहां पर उसका इलाज करवा पाएं। एक और भी बात है, अगर आप भी नहीं है बिजी इस समय, अगर आप बिजी हैं तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन का पूरा उपयोग कर सकते हैं। आप उनको कॉल करेंगे और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां तक जाएं। और अगर एक आपने जो शब्द लिखा है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं, तो हो सकते हैं क्योंकि इस समय तो और भी बुरी स्थिति बच्चों की पहुंच गई। एक तो बच्चे की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं देता था, सरकारें हो या समाज हो या परिवार हो, बच्चा बच्चा समझ के खेल खेल में सब कुछ हो, कैसा है किसी भी हालत में बस आए, गोद में बैठाला, खाना पीना खाए, खाए नहीं खाए, कितना खाया, कैसा खाया, वो कोई लेन देन नहीं है। और सरकारी भी जो है उसी आधार पे बच्चों की तरफ लगातार गई है और चिंतन रहा है। तो आपने और समाज की जो भूमिका है, समाज भी नहीं, वरना आपका CWC बना है, हम लोग एक आजमा के देखते हैं, आज तक किसी ने ट्रायल नहीं किया होगा, CWC का उपयोग नहीं किया होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर भी बच्चा अगर इस हालत में है उसको यथास्थिति तक पहुंचाना, तो हम CWC में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं। और खासकर जहां पर कुपोषण की बात है, वहां पे ऐसे बच्चों की बात है, वहां चाइल्ड हेल्पलाइन का भी हमने
उपयोग नहीं देखा है खासकर। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीजों का उपयोग किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और नियरेस्ट आपकी अगर कहीं स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो संस्था आपके यहाँ काम कर रही है, और अगर आपका कोई ऐसा बच्चा है तो आप वहां भी कर सकते हैं, वहां बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा परिवार आपको मिलता है तो मोबाइल क्रेसेस और सक्षम मिल करके काम करेगा उस बच्चे को एनआरसी से जोड़ने के लिए। आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ये बेहद जरूरी है। जी मदन भाई, तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के? क्या हम चाइल्ड हेल्पलाइन या CWC को इसके लिए लिख सकते हैं या कर सकते हैं? बिल्कुल सत्यलाल भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो पहला आपने जो पहली आपने बात बताई कि आंगनवाड़ी, बिल्कुल सही आपने बताया कि जो आंगनवाड़ी है वो बिल्कुल हमारी पहुंच में है, बिल्कुल सामने है और बिल्कुल अपने नियर बाय है। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी को सूचित करना, और आंगनवाड़ी, और क्योंकि एनआरसी में भी आंगनवाड़ी के द्वारा रेफर किए हुए लोगों को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, तो सबसे अच्छी कड़ी वो है। और अगर मान लीजिए आंगनवाड़ी में भी बात नहीं बनती तो जो आपने 2 रास्ते बताए हैं, CWC और या चाइल्ड लाइन का यूज हम लोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही एक चीज बस मैं और ऐड करूंगा, जो सरकार के लेवल पे भी, समाज के लेवल पे भी और परिवार के लेवल पे भी जो छूट रहती है। और जब हम बच्चों के 5 मुख्य जरूरतों की बात करते हैं, जिसमें पोषण की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और साफ सफाई की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं एक उदाहरण से अपनी बात रखना चाहूंगा कि जब हम पेड़ की बात करते हैं, पेड़ से हम सब लोग वाकिफ हैं, पेड़ हम सब लोगों ने देखे भी हैं, पेड़ हमने लगाए भी हैं, पेड़ हम लोगों ने पाले भी हैं। सब लोगों ने, कोई किसी ने गमले में पाले हैं, किसी ने खेत में पाले हैं, सबका अनुभव पेड़ों से रहा होगा, जरूर रहा होगा। तो पेड़ के उदाहरण से अगर हम समझने की कोशिश करें कि एक जब पेड़ को जब हम लगाते हैं तो पेड़ की जो जरूरतें होती हैं, पेड़ को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, पेड़ को जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ पेड़, अच्छा हरा भरा फलदार पेड़ बनाने के लिए हम उसमें खाद डालने की जरूरत है। उसके अंदर उसको सूरज की प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से उसको रोशनी मिले, उसकी सुरक्षा के लिए उसकी सही से उसकी घेराबंदी हो, देखरेख हो। ये सब हम लोग जानते हैं कि पेड़ को अगर हमें अच्छा और स्वस्थ बनाना तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए कि पेड़ की एक भी जरूरत को छोड़ देते हैं, हम उसको अच्छे से पानी देते हैं, खाद भी देते हैं, सूरज की रोशनी भी देते हैं, पर उसकी बाढ़ अगर नहीं लगाएं तो क्या पेड़ पनप पाएगा? जो ऐसा हम लोग फलदार पेड़ सोच रहे हैं उस तरीके से हो पाएगा? शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको कोई भी जानवर खा सकता है अगर आप उसको घेराबंदी ना लगाएं। या अगर मान लीजिए घेराबंदी भी लगा देते हैं और हम ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहां सूरज की रोशनी ना पड़े, तो क्या वो पनप पाएगा? नहीं पनप पाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो हम 5 जरूरतों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, ये जो 5 जरूरतें हैं, इन 5 जरूरतों में से कोई भी एक जरूरत अगर छूट जाती है तो जैसे पेड़ नहीं पनप पाता, उसी तरीके से बच्चा भी नहीं पनप पाएगा। और पनप भी अगर गया तो जिस तरीके से जो अपेक्षा हम फलदार पेड़ की लगाते हैं कि नहीं ये एक बड़ा होके और फलदार पेड़ बनेगा, बच्चा शायद बड़ा तो हो जाएगा, पर अगर किसी भी जरूरत की छूट हो जाएगी तो वो उस तरीके से जो हम सपना देख रहे हैं अपने बच्चे को बनाने का, शायद वो सपना, जो संपूर्ण विकास की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सपना अधूरा हो जाएगा। सरकारें भी इसको अलग अलग टुकड़ों में देखती हैं। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी ये है, भाई टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग करेगा। अगर हम पोषण की बात कर रहे हैं वो WCD डिपार्टमेंट देखेगा। सुरक्षा की बात है CWC या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट देखेगी। अलग अलग टुकड़ों के अंदर जो है बच्चे की जो जरूरतें हैं, सरकार ने भी अलग अलग टुकड़ों में इसको बांटा हुआ है। हमको, परिवार को भी, समाज को भी और सरकार को भी इसको एक एक जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड, या हम हिंदी में समेकित कहते हैं, समेकित कार्यक्रम की जरूरत है। जब तक ये समेकित कार्यक्रम एक पैकेज के रूप में परिवार को नहीं मिलेगा, तब तक बच्चे के संपूर्ण विकास की जो हम बात करते हैं वो परिकल्पना अधूरी है। और ये हमारी मांग होनी चाहिए कि बच्चों के लिए एक समेकित प्रोग्राम हो और एक अधिकार के रूप में हो, ताकि हर बच्चे का विकास सुनिश्चित हो सके। मैंने पिछली बार भी आंकड़े ये शेयर किए थे, मैं दोबारा ये आंकड़े शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्थिति इसलिए भी है क्योंकि बच्चों की सही समय पे बच्चों की जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, टुकड़ों में बच्चों की जरूरतों की पूर्ति हो पा रही है। कोई विभाग क्या कर रहा है, कोई विभाग क्या कर रहा है, आपसी समन्वय विभाग का ना होना, परिवारों की जानकारी जागरूकता ना होना, परिवारों की उतनी क्षमताएं ना होना, रोजमर्रा की जिंदगी में परिवार लगे रहना,
ये सब कई कारण है जिसके कारण बच्चा, जैसा भी आप कुपोषण की बात कर रहे थे, हर चौथा बच्चा आज भी दिल्ली के अंदर अपने वजन से कम है, अपनी आयु अनुसार वजन से कम है, और आधे से ज्यादा बच्चों में खून की कमी है। तो ये स्थिति है हमारी दिल्ली की। हम सब लोगों को इस आवाज को पुख्ता करना पड़ेगा कि बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो, जहां पर बच्चों की संपूर्ण जरूरतों की पूर्ति हो सके, एक समावेशी कार्यक्रम हो जहां बच्चों का ये सारी चीजें एक पैकेज में मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल मदन जी, आपका जो सवाल था वो शायद मुझे लगता है कि मिल गया होगा। यहाँ पे सिमरन जी ने जो लिखा था, तो आपका सिमरन जी आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आपने कहा था खाते पीते बच्चे भी और कमजोर कैसे होते हैं। तो जो पेड़ लगाने की बात जो मदन लिन जी ने बताई है वो बिल्कुल सही है, और हमें उसको समझना पड़ेगा कि वो कितना जरूरी है हमारे लिए। और इन सभी चीजों को उन लोगों ने मदन जी ने जोड़ भी दिया है। हम चाहेंगे कि हम लोग आगे विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हम चाहेंगे कि चिराश्री जी आप अपनी इसमें प्रकाश डालें कि अब विकास की प्रक्रिया को हम कैसे इसके साथ में जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। धन्यवाद संतलाल जी। एक तो मैं थोड़ा सा इस बात जो मदन अभी कह रहा था उसको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि अगर हम ज़रूरतों की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस की उसने बात बताई, पर हमारे देश में जैसे एक सवाल आया था कि हमारे देश में कैसे हम, ये अगर कुपोषित है बच्चा तो उसको क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा। हमारे देश में इसको एक क्योंकि प्राथमिकता के तौर पे नहीं देखी जा रही। जब तक ये प्राथमिकता के तौर पे नहीं देखी जाएगी तो ना इसके लिए रिसोर्सेस आएंगे, क्योंकि अधिकार तो हम जानते हैं कि शिक्षा का भी अधिकार है, पर हम जान रहे हैं कि कितने खाली 12% ही जगह पे एक कंप्लायंसेस हो रहा है शिक्षा के अधिकार। सिर्फ अधिकार से ही हमारा सब चीजें नहीं हो जाएगा, पर अधिकार के साथ साथ जब तक इसको हम प्राथमिकता में नहीं लेंगे, इसको हम एक एज ए नेशनल प्रायोरिटी में नहीं लेंगे, तब तक शायद इसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। और हम जानते हैं कि बजट को अगर हम देखें तो लेस देन 1%, मतलब 1% से भी कम बजट बच्चों के ऊपर खर्च हो रही है। और जो एक मांग इस पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट की मुहिम लोग कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट जीडीपी के 4% होनी चाहिए, जो 6% एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पर यंग चाइल्ड के 4% की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जरूरतों की बात जब हम करते हैं, जरूरतों की बात अगर हम दूसरे देशों में देखें तो दूसरे देशों में हमने देखा है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, स्कॉटलैंड, वहां पे कोई भी बच्चा जब जन्म होता है, चाहे वो अमीर हो, सक्षम हो, और चाहे वो सक्षम ना हो परिवार उसको पालने के लिए, पर उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। और जब तक ये सोच हमारे भारतवर्ष में नहीं आएगा तब तक हम शायद जरूरतों की पूर्ति, क्योंकि हमारे यहाँ माए जब माँ बन जा रही है उसकी कोई कोर्स नहीं है। हमने इससे पहले वाले सत्र में मदन ने भी कहा था इस बात को कि माँ हम एक पेरेंट्स बन जाते हैं, पर हमारे पास कोई कोर्स नहीं है कि इसको किस तरह से हम बच्चे की देखरेख पालना किस तरह करके। वहां पे जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो उनकी पूरी एक कोर्स की जाती है कि पेरेंटिंग कैसे की जाएगी। आप अगर माता पिता बन रहे हैं तो आपकी क्या भूमिका होगी, सरकार की क्या भूमिका, तो वो एक पूरा एक सत्र होता है उनके साथ, तब वो एक पूरे जानकार पेरेंट्स बन पाते और बच्चों की देखरेख सही कर पाते। तो जरूरतों की, जैसे मदन ने कहा कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है जरूरतें, और एक की अगर पूर्ति नहीं होती तो दूसरे के ऊपर असर होता है। वैसे ही विकास की अगर हम बात करें तो विकास भी हमारे 4 तरह के विकास होते हैं। सबसे पहले जो विकास की बात कर रहे हैं वो है बौद्धिक विकास, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो मानसिक विकास की बात है, वो पिछले सत्र में भी मदन ने कहा था कि हमारी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 80 to 85% 6 वर्ष तक हो जाती है। और तो ब्रेन डेवलपमेंट की भी अगर उसको थोड़ा सा हम और खोल के देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब जो जुड़ने वाली जो प्रक्रिया है वो मानसिक विकास को बढ़ावा देती। तो न्यूरॉन्स की जो घनत्व तभी बढ़ पाएगा जब हमारी मानसिक विकास सही से हो पाएगी, नहीं तो उसका जो एक दूसरे का जो घनत्व है वो अगर जाली, जैसे हम जाल को देख रहे हैं, एग्जांपल ले ले, एक नेट को देख रहे हैं, तो जाल जब बहुत उसमें छेद रहेगी तो कोई भी चीज रहेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, पर अगर जाल बहुत घनी बुनी रहेगी तो उसके ऊपर अगर हम कुछ भी सामान रहेगा उसमें ठहराव रहेगा। तो मानसिक विकास की भी वही एग्जाम्पल होता है कि मानसिक विकास में अगर लोगों के साथ अच्छी गतिविधियां उनके साथ बच्चों
छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से गतिविधियां करवाई जाए और उसकी जो न्यूरॉन कनेक्शन की घनत्व इस 6 वर्ष में ही बनती है, तो उसके गतिविधियां करवाया जाए तो उनकी अच्छे से मानसिक विकास हो पाती है। अब मानसिक विकास को अगर थोड़ा सा खोल के हम देखना चाहेंगे कि मानसिक विकास कैसे होती है, उसकी क्या अवस्थाएं होती है। उसकी 4 अवस्थाएं होती है मानसिक विकास की। पहली अवस्था जो उसको कहते हैं सेंसरी मोटर, वो 2 साल तक होती है, जन्म से 2 साल तक सेंसरी मोटर बोला जाता है, उसकी वो मानसिक अवस्था होती है। उसमें बच्चा सेंस के द्वारा, मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, कान, आंख, हमारी जीभ और हाथ, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चे की सीख होती है। वो सबसे बड़ा टीचर होता है बच्चे का इस आयु वर्ग में, 2 साल के आयु वर्ग में। तो इसीलिए जो भी गतिविधियां हो वो इससे संबंधित होगी, तभी बच्चे की ज्ञानेंद्रियां अच्छे से कर पाएगी। तो फर्स्ट है आपका 2 साल तक उसकी सेंसरी मोटर की डेवलपमेंट होगी। दूसरा जो स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 3 से 7 वर्ष तक। फिर आपके 7 से 11 वर्ष और 11 से 18 वर्ष। तो पूरे जो कॉन्टिन्यूम है चाइल्ड का, उसको 4 अवस्थाओं में बांटा गया। तो मैं पिछले बाकी 2 अवस्थाओं की बात नहीं कर रही हूँ। पहले जो 2 वर्ष में सेंसरी हो गया, सेकेंड जो 3 से आपके 7 साल की उम्र है, उस 7 साल की उम्र में जो बच्चों की डेवलपमेंट होती है प्री कॉन्सेप्ट में, उसमें बच्चा देख के सीखता है। जैसे मदन ने बहुत जो उसने एक सॉफ्टवेयर की बात की, वो यहाँ पे भी सीखने में भी वही सिद्धांत लागू होते हैं कि आपको मौके देने होंगे, उनको प्यार से बोलना होगा, आपको उनको प्रोत्साहन देना होगा। तो ये 3 चीज यहाँ विकास क्रियाओं में भी जरूरी बहुत तत्व है, ये सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी होती है। तो मानसिक विकास एक विकास हो गई। और मानसिक विकास को अगर हम थोड़ा सा सिद्धांत की ओर देखें तो पियाजो, मतलब जीन पियाजो 1936 में उनको फादर ऑफ मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कही गई थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर अपार मतलब इंटेलिजेंस होती है। पहले नहीं ये माना जाता था कि बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस होती है, उनको लगता था कि हम जो सिखा रहे बच्चा सीख रहा है। पर उन्होंने कहा कि बच्चा सीखता है एक्सप्लोरेशन से। इसीलिए उस समय की ये सोच निकली कि बच्चों को सिखाने के लिए हमारी रोल सिर्फ फैसिलिटेटर, उत्प्रेरक का रोल होना चाहिए, ना कि पूरी तरह सिखाने, मतलब कि करके बताने का, इंस्ट्रक्शन का। तो इस समय हमें इंस्ट्रक्शन कम और उनको एक्सप्लोरेशन का ज्यादा समय देना चाहिए। तो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मैंने आपको उसके अंदर की अवस्थाओं को बताया। दूसरा है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हमारे 2 विकास होते हैं। एक होता है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, एक होता है बड़े मांसपेशियों का विकास, जिसको स्थूल मांसपेशियों के विकास भी बोलते हैं। तो शारीरिक विकास का पीछे अगर आपने, जिन्होंने एपिसोड देखा होगा, उन्होंने, मदन ने जिक्र किया था कि हमें पता है कि 3 साल तक अपनी आधी उम्र की लंबाई वो पा लेता है। तो कितनी तेजी से बच्चे की शारीरिक विकास हो रही है हम देख रहे हैं। और शारीरिक विकास में गतिविधियां अगर हम उस तरह से करें तो वो अच्छे से उसकी शारीरिक विकास हो पाएगी और उसकी जो सूक्ष्म और जो उनके बड़े मांसपेशी है उसकी अच्छे से विकास हो पाएगी। सूक्ष्म में आता है कि छोटे जो हाथ की पकड़ होती है या आई हैंड की कोऑर्डिनेशन होती है, उसकी विकास होती है सूक्ष्म में। और जो बड़े मांसपेशियों में जैसे दौड़ना, कूदना, जंप करना, ये बड़े मांसपेशियों का विकास है। पर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जब हम शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों साथ साथ भी हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि एक विकास एक बार होगा, पर कभी कभी मानसिक शारीरिक भी हो रहा है और जब शारीरिक की हो रही है तब मानसिक की भी विकास हो रही है। तो ये दूसरी विकास है, शारीरिक विकास। तीसरी विकास जो अब हमारी है वो है भाषा विकास। भाषा विकास थोड़ी देर में होती है बच्चों की, क्योंकि बच्चा बोलना पहले सोचना शुरू करता है, बोलना वो मतलब कि 1-1.5 साल के बाद वो पूरी तरह सेंटेंसेस बोलना लगता है, 3 साल से वो पूरे वाक्य बोलना शुरू करता है। तो भाषा विकास तीसरा है। और चौथा है, बहुत जरूरी है वो जानना, क्योंकि भावात्मक और सामाजिक विकास, जो अगर
भावनात्मक सामाजिक विकास के ऊपर आजकल हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा लिखना पढ़ना सीख ले और थोड़ा शरीर से मजबूत हो जाए तो उसका विकास हो जाए। पर भावनात्मक और उनकी जो सामाजिक विकास है वो अगर नहीं होता है तो बच्चा बड़ा होकर अकेले ही रहना पसंद करता है, समाज में रिश्तों को नहीं समझ पाता है, बड़े छोटे का आदर करना नहीं समझ पाता है। भावनाओं पे हमने देखा है भावना बहुत जेंडर्ड है, मतलब जेंडर इसलिए मैं कह रही कि भावना में रोने भाव जो होते हैं हमारे, रोना हंसना, ये जो भाव हमारे होते हैं इसको बहुत बच्चे व्यक्त नहीं कर पाते हैं बड़े होके। बच्चे में तो व्यक्त कर लेते, पर क्योंकि उसको अगर इस भावनाओं को व्यक्त करने की मौके ना मिल पाए, प्रोत्साहन नहीं पाए, उनको लगता है ये नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक स्मॉल एग्जांपल दूंगी कि लड़का अगर रोता है तो हम बोलते हैं कि क्यों तुम रो रहे हो, तुम लड़के होके रो रहे हो क्या? तो क्योंकि पर उसके मन में भी तो भाव है, उसको रोना उसके लिए कोई गलत चीज नहीं है। और ये बहुत जेंडर हो जाता है कि लड़का है तो नहीं रो पाता, इसीलिए बड़े होके अगर उसको कष्ट भी हो रहा है तो वो छिपाने की कोशिश करता है और फिर आगे चल के मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भावनाओं को मतलब कि समझना, उसको कंट्रोल करना, वो भी गतिविधियों के साथ हम कर सकते हैं। तो ये चार जो मैंने मुख्य रूप से विकास की बात कही, एक मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आपकी भाषा विकास और सामाजिक और भावनात्मक विकास, ये चार विकास है। और ये चारों विकास एक साथ जुड़ के मिलना चाहिए। जैसे मदन ने कहा जरूरत है कि पोषण, शिक्षा, उन्होंने बोला शाला पुरुष शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इकट्ठे नहीं मिलेगा तो बच्चे की विकास नहीं, संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ये जो चार विकास है, ये वो चार विकास एक साथ होगा तभी एक वो पूरा मानव संसाधन के रूप में आगे बन पाएगा। और मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि कैसे जरूरतें विकास के साथ जुड़ती हैं। अगर बच्चे को पोषण सही नहीं मिलेगा तो उसकी मानसिक विकास नहीं होगी, ना वो शारीरिक रूप से सही रहेगा। तो जरूरतें और विकास ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक एक दूसरे के पूरक है, जरूरतें जब तक उसकी पूरी नहीं होगी तब तक उसके विकास में कहीं ना कहीं बाधा आएगा। तो अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कैसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए क्या गतिविधियां करवा सकते हैं। जैसे आप मानसिक विकास के लिए उनको खेल में बड़े मनोरंजन ढंग से बताने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है, 6 साल का रहता है, अगर आप ऐसे पढ़ा दोगे, नहीं दिखा के, कोई चित्र नहीं दिखा के, एक्सप्लोर करके नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो सीख रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि उनको ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही उसको मानसिक विकास करवाया जाए। आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ नहीं, प्रश्न है, लेकिन प्रश्न के साथ साथ एक तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए हुए हैं और मैं सबका जवाब अच्छा शायद ठीक हम है, लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन ठीक इसके है, साथ ठीक है। साथ, हाँ, इसके साथ साथ हम लोग ये भी कह रहे थे कि अभी जो अधिकारों के बारे में आपने बताया है, चूंकि लोगों को जानकारी नहीं है, लोग इसके बारे में बहुत कम समझ रहे हैं, लोग इसके बारे में बहुत कम जान रहे हैं, और आज जान करके लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लिख रहे हैं कि ये पहली बार हमें पता चला है कि ये चार जो विकास हैं वो सेंसरी मोटर की बात कर रहे हैं, शारीरिक विकास में भाषा की विकास की बात कर रहे हैं, भावनात्मक विकास की बात जो कर रहे हैं, वो पहली बार लोग सुन रहे हैं, और ये हमें भी बहुत अच्छा लगा है। हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हैं वो ऐसा लिख रहे हैं और ऐसा बोल भी रहे हैं। साथ साथ उनके प्रश्न भी हैं। एक तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि सामाजिक विकास भी बहुत जरूरी है, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि बच्चा ही सामाजिक विकास का एक हिस्सा है। जब बचपन से बच्चा अगर वो पूर्ण विकास की ओर आगे जाएगा, पूर्ण विकास के साथ में आगे जाएगा, तो अब समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। अगर हमारे देश में कहा जाता है कि जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से शैक्षणिक यानी कि नौकरी करने लायक लोगों की जो काबिलियत है वो बहुत कम लोगों में है, तो वो क्यों है, वह कारण आज समझ में आ रहा है कि क्यों है। क्योंकि हम जब बचपन की बात करते हैं, उनके बौद्धिक विकास की बात करते हैं, सेंसरी मोटर की बात करते हैं, शारीरिक विकास की बात करते हैं, भाषा विकास की बात करते हैं, भावनात्मक विकास की बात करते हैं, इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे छूट रही हैं और सरकार भी उनको नहीं सोच रही है। मुझे लगता है कि जो आपने कहा एक अधिकार दे देना, एक प्राथमिकता में बात करना, तो अधिकार की बात करना तो बहुत सरल है, ठीक है, हम बच्चों के अधिकार की बात करें, अधिकार ने दे दिया, लेकिन उसको लागू करना, उसको प्राथमिकता के साथ में लागू करना। अब क्रैश की अगर हम बात कर रहे हैं कि एक कब से आया हुआ था और एक बना रहा, कुछ खुले और फिर वापस बंद हुए, तो आप कह देंगे कि नहीं, लोगों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने किया ही नहीं है, और जरूरतमंद लोगों तक आपने पहुंचाया नहीं है, इसके बाद फिर दोषारोपण तो होगा।
दूसरा कि जनता का भी है कि जनता अपनी प्राथमिकता को कितना समझ रही है, जरूरतों को कितना समझ रही है। इन सभी चीजों को आपने जोड़ा है और मुझे लगता है कि जो जानकारी आप दे रहे हैं वो अच्छी तरह लोग समझ भी रहे हैं, जान रहे हैं। बहुत सारे, चूंकि अभी 75 लोगों ने कमेंट्स किया है आपके बोलते बोलते, तो सबका जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जरूर आप पिछले एपिसोडों को मदन का जो मदन जी ने बोला है आप उनको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके प्रश्नों से मिलती जुलती हैं। जो लगातार व्हाट्सएप में लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं, यहाँ पे लगातार 2-3 मेल भी आ गए हैं, तो वो सब चीजों को हम लोग बताना चाहेंगे कि आप जरूर उनको देखें और उसमें समझ में आए। तो हम चाहेंगे कि चिरासर जी आप इसको और आगे बढ़ाइए। हाँ, एक चीज थोड़ा जोड़ना चाहिए कि ये तो हो गई आपकी विकास की बात। अब इससे संबंधित सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या मतलब पॉलिसीज है, क्या इस पे कहीं सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं। मैं बजट की तो पहले बात बोली हूँ कि बजट कितना कम है, पर अगर हम पॉलिसीज को देखें तो इसी पॉलिसी में पहली बार इन विकासों की बात कही गई और सरकार इन विकासों को ध्यान में देने के लिए ये मतलब इनको सुनिश्चित करने के लिए बात कही गई है कि अगर हम इन सभी विकासों के लिए कार्यक्रम होना चाहिए। और इस कार्यक्रम एकमात्र हमारे देश में आईसीडीएस ही कार्यक्रम है जिसके द्वारा इन विकासों को हम देख सकते हैं। पर हम अगर आईसीडीएस की बात करते हैं तो आईसीडीएस में शालापुर शिक्षा में ये पूरी विकासों की बात अगर हम जब करेंगे, इस पूरे शालापुर में ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि आईसीडीएस खाली भोजन मतलब कि पोषण की बात तो करती है, उन लोग टीकाकरण की बात कर रही है, पर जहां ये विकासों की संपूर्ण विकास की बात है वो एक सबसे कमजोर पक्ष है आईसीडीएस में। और इस बार एक अच्छी बात ये है कि न्यू एनईपी आने से, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें पहली बार इस विकासों को बहुत मतलब महत्व दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि पूरा पेडोलॉजी, इस पूरे कैरिकुलम को उन्होंने रिवाइज करने की बात कही है कि जो कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग की बात कही गई है। और उन्होंने कहा है कि जो लोग इसको डिलीवर करेंगे, जो शिक्षा मतलब कि चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो या प्री स्कूल टीचर हो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, बहुत आसान नहीं है छोटे बच्चों के साथ इन विकासों को पूरा तेजी से बढ़े और पूरी संपूर्णता से बढ़े, उसके लिए बहुत हमें वैज्ञानिक तरीके से उनके साथ काम करने की जरूरत होती है और बहुत रीजनिंग के साथ काम करने के लिए, बहुत धैर्य के साथ काम करने। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब हम बच्चों की विकास की बात कर रहे हैं तो बच्चे की हमें बहुत ध्यान की जरूरत कि हर एक बच्चा एक अलग बच्चा होता है। आप हर एक बच्चे को एक साथ कभी भी नहीं करना, सोचना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि आप हर एक बच्चा अलग होता है और हर एक बच्चा अनोखा होता है। ये दो प्रिंसिपल को लेके हमें सभी कैरिकुलम पेडोलॉजी को डिजाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की समझने की क्षमता अलग है, हर एक बच्चे को एक्ट करने की क्षमता अलग है, इसीलिए हर एक बच्चे को अलग अलग देखना जरूरी है। हम एक ही ढांचे में नहीं देख सकते। और हर एक बच्चे के अंदर एक अनोखापन होता है, उसका एक अनोखा खूबी होती है, उस खूबियों को पहचानना और एक उत्प्रेरक के रूप में उन खूबियों को और कैसे हम बढ़ा पाए। हो सकता है कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत, पर वो आर्ट वर्क में बहुत अच्छा है, सामाजिकरण में बहुत अच्छा है, तो हमें कैसे उनको उन चीजों के लिए बढ़ावा देना और उनको वो प्रोत्साहन देना ताकि वो एक आगे आके उस चीज को एक अपना प्रोफेशन बना पाए। तो बहुत जरूरी है कि बचपन में हम सभी विकासों का ध्यान दें। पर अगर हम देख रहे हैं कि एक बच्चे का एक विकास में बहुत रुचि है, बहुत अच्छा उस अनुभव कर पा रहा है, उसमें उसको मजा आ रहा है, तो उसमें भी प्रोत्साहन देना चाहिए। पर जरूरी है जब आप 6 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि हर एक विकास के पहलू को सही मौके के समय सही उनके साथ गतिविधियां किया जाए ताकि सभी विकास संपूर्णता से हो पाए। उसके बाद हो सकता है किसी एक विकास में वो बहुत अच्छा आगे करके निकल जाए। तो पॉलिसीज में भी अब सोचा जा रहा है, पर जमीनी स्तर पे हम सभी लोग जानते हैं कि इसकी क्रियान्वयन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेस नहीं है। एक तो रिसोर्सेस की कमी है, चाहे आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, जो भी टीचर्स है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर की बात कर रहे हैं, इसीलिए आंगनवाड़ी में हमने हमेशा ये एक एडवोकेसी पैरवी की है कि एक एक्स्ट्रा टीचर जो प्री स्कूल से ट्रेनिंग से गुजरी हो, प्री स्कूल ट्रेनिंग ली हुई हो, बीएड ट्रेनिंग ली हुई है, उनको ऐसे टीचर रखनी चाहिए ताकि वो बच्चों की विकास को अच्छे से समझ पाए और उसको उसी तरह से गतिविधियां करवा पाए।
तो मेजरली मेरा ये है कि पॉलिसीज में समझा तो जा रहा है, पर क्रियान्वयन में बहुत अभी भी कमी है, क्योंकि क्रियान्वयन में इसलिए कमी है क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। बिल्कुल चिरैसी जी, बिल्कुल सही कहा। और इसमें देवेंद्र बराल जी और कई लोगों का फिर से प्रश्न आए हैं, लेकिन एक्चुअल में चूंकि हमारे पास समय, हम लोग बार बार यही कहते हैं कि समय की बहुत बड़ी कमी होती है, चूंकि 1 घंटे का सेशन होता है, फिर भी लोग कहते हैं इसको और छोटा करना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको बढ़ाने पे भी बढ़ा भी नहीं सकते चूंकि बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके कारण हम आप सबका एक साथ जो है जवाब नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर देवेंद्र बघेल जी ने भी लिखा है, आरव सिंह जी ने लिखा है, माही और सिमरन के साथ में कई लोगों का कमेंट्स लगातार आ ही रहे हैं। और तो इसके लिए सॉरी, चूंकि एक साथ कमेंट्स नहीं दिए जा सकते, और चूंकि बच्चों की बात है और बच्चों के विकास की बात है, तो जहां तक है, चूंकि हम पहले कहें कि आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं लगभग पुराने हैं और उन चीजों को लगातार दोहराना उतना उचित नहीं होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसको लगातार हम लोग उन चीजों को लगातार बात करते रहें। साथ ही जो है ईसीसी पॉलिसी की बात जो की है, शाला पूर्व शिक्षा की बात की है, और हम लोग ने सामाजिक भूमिका की भी बात की है। तो जहां तक सामाजिक भूमिका का जहां तक हम लोग बात कर रहे थे, उसमें मदन जी तो पहले से भी जोड़ दिया था, लेकिन हमारी जो पारिवारिक और सामाजिक जो भूमिकाएं हैं, अगर हम उसको ही सर्वप्रथम प्राथमिकता अगर देना चालू कर दें, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम लोगों का बच्चा किसका घर पे छोड़ के जाना पड़ रहा है, यानी अगर मैं मजदूर हूँ, मेरी मिसेस को भी काम पे जाना पड़ रहा है, जैसे कि हमने किला गोदाम में देखा था कि एक बच्चा था, ऊपर किराए का मकान था, ऊपर झुग्गियों के ऊपर झुग्गी बनी हुई है, किराए के मकान पे रह भी रही है, और वो काम पे चली जाती हैं मियाँ बीबी दोनों, और वो दरवाजा खोल के किसी तरह वो बच्चा जो है दरवाजा खुल गया उससे, और वो बाहर आ गया और नीचे गिर गया वहां से, तो उसको चोट लगना। यहाँ शाहबाडेरी की जो केसेस हम लोग बता रहे थे कि बच्चा नाले में, यानी बहुत बड़ा गड्ढा है और वहां पे डूब गया पानी में, एक महिला जाती हुई देखी और उसने जो है उसके बाल पकड़ के ऊपर खींच लिया। आज भी वो बच्चा बीमार है 1 साल से लगातार। तो एक्चुअल इस तरह की स्थितियां, जो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हुए हैं, जो शाहबाडेरी का रेप केसेस हैं कि जो 6 साल से छोटे बच्चे के साथ में रेप हो रहे हैं, और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत शर्मनाक और दर्दनाक घटनाएं हैं। मुझे लगता है इसमें समाज को और सबसे पहले आना चाहिए, परिवार को सबसे पहले आना चाहिए कि अगर आपके यहाँ पे इन चीजों की आवश्यकता है, तो आप खुद क्यों नहीं एक एप्लीकेशन देते, अपने एमएलए हैं, आपके यहाँ पे निगम पार्षद हैं, आपके यहाँ पे एमपी हैं, आपके यहाँ पे आप कम से कम क्राइसिस की मांग तो कर सकते हैं, इसके लिए एक पहल तो जरूर कर सकते हैं। तो ये बेहद जरूरी है कि हम कोई खुद के आगे आना, जरूरी नहीं कि हर जगह संस्थाओं का दखल हो, हर जगह जो है स्वयंसेवी संस्थाएं या नेटवर्क सामने आए। आपकी खुद की प्राथमिकता, आपके बच्चों की, आपकी प्राथमिकता है बच्चे की देख रेख, और आप का पास समय अगर कम है, तो मुझे लगता है कि हमें उस समय के साथ में हमें उन चीजों को जरूर देखना चाहिए जो उसके लिए हमसे खा रहे हैं या उसके लिए हमारे लिए बैठे हुए हैं। और आपके, अगर मैं बच्चों की सुरक्षा जाल को देखना चाहें, तो चिरासिर जी आप तो बहुत अच्छी तरह, चूंकि आपका तो पूरा देश का यानी कि हर कोने का अनुभव है आपके पास में, चूंकि आप क्षेत्रीय स्टेट लेवल पे भी देख रही हैं और नेशनल स्तर पे भी देखा है, तो बच्चों का जो प्रोटेक्शन जाल है, यदि हम उस घेरे को अगर देखना चाहें, तो बहुत घना है जाल। जाल में कोई कमी नहीं है, जाल इतना जबरदस्त बना हुआ है कि उसपे आपका आंगनवाड़ी है, उसपे आपका स्कूल है, उसपे आपके आशा वर्कर है, उसपे आपका हेल्थ सेंटर है, आपका उसमें पुलिस है, एसजेपीयू है, डीसीपीयू है, डीसीडब्ल्यूसी है, बहुत सारे विभाग उसके लिए बने हुए हैं, पुलिस भी है। और उसका अगर जाल को देखें तो बहुत घना हुआ जाल है, फिर भी बच्चा असुरक्षित है। यह सोचने की बात है। तो हम चाहेंगे, चूंकि इसमें एक प्रश्न आया हुआ है मोहम्मद मुख्तार जी का, तो इसमें मैं संतलाल जी, ये जो मैं जाल का जो एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल ये दी थी कि बच्चे का जो न्यूरॉन कनेक्शन का जाल होती है ना, तो वो कनेक्शन जो घनत्व बढ़ती है जब हम उसके साथ गतिविधियां करवाते हैं, अगर नहीं करवाते तो वो जाल खाली रहती। पर जो आपका प्रश्न है कि इतना जाल होने के मतलब कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, बच्चों की देखरेख करने के लिए जो अलग अलग विभागें बनी हुई है, उस वो विभागों के बीच में एक तो समन्वय का बहुत, कोऑर्डिनेशन की बहुत अभाव है कि एक दूसरे लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। अगर जैसे मदन का भी कहना था कि अगर WCT है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, दोनों के पास आप डेटा देखोगे अलग अलग है और दोनों एक साथ
मिलके नहीं काम कर पाते। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि विभाग में अलग अलग अधिकारी हैं और अलग अलग उनके डिपार्टमेंट है, पर एक साथ एक मिनिस्ट्री नहीं है, चाइल्ड मिनिस्ट्री नहीं है जिसको बच्चों को संपूर्णता से देख पाए। तो ये भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी, दूसरे देशों में आप अगर देखोगे, बहुत सारे फिलीपींस और आगे आगे देशों में, बहुत सारे देशों में एक बनी हुई है मिनिस्ट्री जो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए देख रहे हैं, पर यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री होने की वजह से भी एक बहुत पहल नहीं हो पाती। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, कोऑर्डिनेशन का नहीं होना डिफरेंट विभागों का, सबका सब लोग अपने तक ही सीमित करते, वो एक होलिस्टिकली बच्चे को नहीं देख पा रहे हैं। तो वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चुनौती है, जो मदन ने भी अपने सत्र में बताया था कि अलग अलग विभागों में बटा हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। तो चूंकि आज का समय लगभग पूरा होने वाला है, और चूंकि बहुत सारी जानकारियां आज हम लोगों के बीच में आपने और मदन जी ने मिल के रखा है, और कहीं ना कहीं ये जो जानकारियां हैं, ये जो हम लोग काम है, हम चाहेंगे कि इन जानकारियों को सिर्फ अपने पास तक ना रखें, जितना हो सके उनको फैलाएं। जितना अगर बांटेंगे उतना ही बच्चा सुरक्षित होगा। और आप, ऐसा ही नहीं है कि अभी चूंकि हम लोगों को जो एमएलए साहब हैं वो भी लाइव में आने के लिए तैयार हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि एक दिन उनके साथ में छोटे बच्चों पे चर्चा जरूर होगी। जिस दिन चर्चा होगी हम आपको साथ में लेंगे, और ताकि उनको हम लोग कुछ आगे कर पाएं। साथ ही हम लोगों ने चूंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आई हैं और आप सबके प्रश्न भी आए हैं, सब लोगों ने लगभग कई सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया गया है। अब बच्चों की विकास की बात हो, या बौद्धिक विकास की हो, या सेंसरी मोटर्स की बात जो कही गई है, शारीरिक विकास की बात कही गई है, भाषा है, भावनात्मक विकास की बात कही है, और जो हम लोगों ने जो यानी कि उनके जो रहन सहन, उनके हाव भाव, हर चीजों पे लगभग सब लोगों ने बोला है और बात किया है। और किसी ने 2 शब्द कहा है कि मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो चिराश्री जी, वो आपके ऊपर लागू होता है कि आपने आज जो अपने दिल की जो अपनी बातें रही हैं, या आपने जो दिल खोल करके आज तक, क्योंकि लगातार कई वर्षों का अनुभव रहा है, और आज आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो शायद हमारे तक भी नहीं आ पाई थी, और हम लोग भी उससे जागरूक हो रहे हैं। यहाँ पे लगभग 99 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखा है, लेकिन मजबूरी है कि हम उनको सभी चीजों को पढ़ नहीं सकते हैं। और आपकी जो जानकारियां हैं, आपकी जो चीजें, ये व्यर्थ नहीं जाएंगी, ये चूंकि ये लगातार बटेंगी, लगातार बांटती जाएंगी, और हम इन सभी एपिसोड का अनुसरण भी कर रहे हैं, इनका लगातार इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक इसकी टीम है जो एक किताब बना रही है इन सभी जानकारियों का। तो आपको ये बताएं कि आपके द्वारा दी हुई जानकारी, या मदन जी के द्वारा जो अदर रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं, वो सब कोई भी काम यहाँ पे बैठने थे, एक स्पेशल व्यक्ति लगाया गया है, और वो 6 मंथ तक के अंदर जो है 3 मंथ के बीच का एक पैराग्राफ तैयार करेगा। उसके बारे में फिर हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। और बच्चों में चूंकि ईश्वर होता है, और कहते हैं, जब मानते हैं कि हम बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, तो हमारा भी मानना यह है कि आज हम बच्चे के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। अपनी पूरी ताकत के साथ में हम लगे हैं, और आप भी उसी ताकत के साथ में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी दर्शक हैं, जिन लोगों ने अभी तक सुन रहे हैं और जो सुना है, हम उनसे सबसे अपेक्षा करेंगे कि आप इन जानकारियों को लगातार साझा करें, एक दूसरे को बांटें, और एक दूसरे को बांटने के साथ साथ जो है बच्चों से संबंधित जो मुद्दे उठे हैं आज, उन मुद्दों को जरूर उठाएं, तभी बच्चा आपका और हमारा बच्चा सुरक्षित रह पाएगा। तो इसी के साथ ही आप अगर किसी प्रकार का, अगर किसी का कोई सुझाव हो, और अगर इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा हो, हम ना दे पाए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप, हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1 SAKSHAM saksham.del1@gmail.com में आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311124880। आपके किसी भी प्रकार का जो कुपोषण का जो बात आई थी पूरी दिल्ली में, यदि आपका कहीं पे भी बच्चा अगर ऐसा नजर आता है, तो बहुत गंभीर स्थिति में है, आप हमें बिल्कुल लिखें। हम पूरी तैयारी के साथ में आप तक पहुंचेंगे, और हमारी पूरी टीम पहुंचेगी, और मोबाइल क्लासेस और सक्षम साथ मिलकर के उस बच्चे तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर हमारे टारगेट एरिया में है तो ठीक है, तो हम लोगों के है, लेकिन बाकी हर जगह जो है हम पूरी दिल्ली तक पहुंचाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे क्या सर? जैसे नहीं, मैं बस धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हो, और ये लगातार मुहिम की तरह आप इसको लो, और मुझे लगता है कि जब तक ये जन जन तक ये बच्चों का मुद्दा पहुंचेगा, और हम सब मिलके इस लड़ाई में शामिल है, और हम सब मिलके इसको जरूर करेंगे, और हम देखेंगे कि दिल्ली में बच्चों की स्थिति जरूर सुधरेगी, ये आशा के साथ। धन्यवाद। जरूर 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 चिराश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मदन का और मोबाइल कसस का, जो आप जैसे साथियों को हमारे बीच में लाया। साथ ही सभी दर्शकों का, जो दर्शक लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं हम, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।